हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा होंगे कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की क्लास में पुनः आप लोगों के लिए कक्षा 12 विषय भूगोल। कक्षा 12 विषय भूगोल। कक्षा 12 के विषय भूगोल को लेकर के उपस्थित हो चुका हूं। अतः आप सभी लोग आर्ट्स एकेडमी से नहीं जुड़े होंगे तो निश्चित तौर पे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जितना भी महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों का मिस नहीं हो और समय सभी क्लास आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाए। हम लोग आज की क्लास में चैप्टर 15 मानव भूगोल प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र को पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। तो आइए देर की इस बात की शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं, रबी फसल की बुआई कब हुई? रबी फसल की बुआई कब होती है? तो ध्यान रखना, हम लोग फसल की बात करेंगे तो भारत में 3 प्रकार की फसल की बुआई होती है। एक होता है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा फसल जो होता है जिसका नाम है जायद फसल। अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो जैसे इसके अंतर्गत धान, इसके अलावा कपास के बाद पटसन, चना इत्यादि होते हैं। और इसकी बुआई की बात करें तो इसका बुआई जो है जून जुलाई में होता है। जून जुलाई में होता है। रबी के अंतर्गत सर्वप्रथम गेहूं के अलावे जैसे मूंग हो गया, दलहन फसलें जो होती है। इसके बाद उसके साथ साथ जैसे सरसों, ये सारा का सारा जो है रबी फसल हो जाएगा। जायद में जितने भी सब्जी की खेती होती है वो सब्जी की खेती जायद में आ जाएगी। अगर हम रबी फसल की बुआई की बात करें, इसका बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है। अक्टूबर नवंबर में। और सब्जी की खेती मार्च अप्रैल में इसका बुआई होता है। मार्च अप्रैल में इसका बुआई होता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया कि रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। इस टॉपिक को आप लोग याद रखिएगा तो यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप सभी का सारा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और जो इसका क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे वो आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, मतलब कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर कपास की बात करेंगे तो कपास, ध्यान रखना, कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी पर होती है। काली मिट्टी पर होती है। क्वेश्चन रहेगा कपास की खेती किस मिट्टी पर होती है? तो काली मिट्टी पर। यह भी पूछ सकता है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा। और भारत की बात करें तो काली मिट्टी भारत में दक्कन के पठार पर, दक्कन ट्रैप पर सबसे ज़्यादा है। और दक्कन ट्रैप के अंतर्गत क्रमशः गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कुछ मध्य प्रदेश का एरिया, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आता है। लेकिन सबसे अग्रणी कर रहा है तो सबसे अग्रणी जो है गुजरात हो जाएगा। बिहार जो है इसकी राजधानी पूछ दे तो पटना हो जाएगा। बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा हो जाएगा सबसे प्रथम स्थान पर। तो ये बातें सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन रेशेदार फसल है? कौन रेशेदार फसल है? क्या वो कॉफ़ी है, या चाय है, गेहूँ है, या फिर कपास? तो कपास जो होगा वो रेशेदार फसल हो जाती है। तो आप लोग सोचे होंगे कॉफ़ी कौन सा फसल होता है? तो कॉफ़ी और चाय, कॉफ़ी और चाय ये दोनों पेय फसल है। भारत में, यहाँ पर लिख देते हैं, कॉफ़ी की बात करेंगे तो कॉफ़ी जो है भारत में बाबा बुदन की पहाड़ी पर सबसे अधिक होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी पर, बाबा बुदन की पहाड़ी पर। ये बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में होगा। मतलब कर्नाटक जो है ये कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आप लोगों से पूछ दे कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो याद रखना कर्नाटक राज्य। चाय में असम हो जाएगा। चाय के उत्पादन में पूछ दे आपसे तो चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो चाय में आपका असम हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, चाय में टैनिन नामक जो है चीज़ें पाई जाती हैं, टैनिन नामक चाय पाई जाती है। ये गेहूँ कौन सी फसल है? तो गेहूँ जो है ये खाद्य फसल है। खाद्य फसल, खाने वाला फसल कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला जो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? क्या वो 1947 में हुआ, 1950-51 में हुआ, 1967-68 में हुआ, 1997-98 में? सबसे पहले क्वेश्चन ये याद रखना है कि हरित क्रांति के बारे में, कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति फसलों के उत्पादन में, फसलों के वृद्धि में, उत्पादन वृद्धि में जो है इससे संबंधित है। जैसे किससे संबंधित है? तो फसलों के उत्पादन वृद्धि से, फसलों के उत्पादन वृद्धि से, उत्पादन में वृद्धि से। इसमें जो है कौन कौन सी फसल आ जाएगा? तो सबसे पहले गेहूँ सबसे ज़्यादा, उर्वरक बीज सबका प्रयोग किया गया। उसके बाद धान की भी फसल हुई। ये दो मुख्य फसल है। राज्यों की बात करें तो पंजाब, इसके अलावा हरियाणा, कुछ पश्चिमी यूपी भी इसमें संबंधित है। और हरित क्रांति 1967-68 में हुई थी। 1967 और 68 में, कहीं कहीं पर आपको 1960 का दशक दे देगा, 1960 का दशक। तो ध्यान रखना 1960 का दशक मिले, 1970 का दशक मिले, 1980 का दशक मिले। आप लोगों को जो चिन्ह मारना है वो 1960 के दशक में मारना है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 1967 और 68 में, 1967 और 68 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिका किससे संबंधित है? अरेबिका किससे संबंधित है? तो ये कॉफ़ी से संबंधित है, कॉफ़ी से संबंधित है। धान जो है कौन सी फसल है? तो धान जो है ये खरीफ फसल हो जाएगा, खरीफ फसल। क्यों? क्योंकि इसकी भी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। अरेबिका किससे संबंधित है? अरेबिका जो है कॉफ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित है। 1967-68 के समय कुछ क्रांतियों की जो है जैसे शुरुआत हुई, तो जैसे अंगूर की बात करें तो अंगूर से संबंधित विटीकल्चर है, विटीकल्चर या अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन देगा अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। और नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आप लोग बताएंगे पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, किस फसल को
उजला सोना कहा जाता है। तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। गेहूँ कौन सी फसल है? खाद्य फसल है। खाद्य फसल है, संगे संग ये खरीफ फसल भी है। गन्ना ये भी खरीफ फसल में ही आएगा। और गन्ना का उपयोग जो है चीनी के उत्पादन में होता है। चीनी के उत्पादन में होता है। चीनी के उत्पादन में होता है। जैसे पीछे 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से संबंधित है। तेलहन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? आइए एक पेज लेके इसमें देख लेना। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि ये होता क्या है कि ये कोई जंगल एरिया रहता है। मान लीजिए यहाँ पर ये धरातल हो गया, इस पर कोई जंगल है, पेड़ है इस तरह से, है ना। इस सब को काट के, झाड़ी फूस इस सब को काट के अगर लोग क्या करेंगे, इसको जला के और यहाँ पर जो है खेती करेंगे, बीज बो देंगे। फिर यहाँ बीज बोने के पश्चात फसल को काट लेंगे और दूसरे जगह दूसरी बार जो है जंगल में जाके दूसरे जगह यही काम, मतलब पेड़ पौधे को काट के, घास फूस को काट के खाद के रूप में इसको यूज करके यहाँ पर खेती करेंगे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहेंगे। इसे ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। जैसे अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है ये इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का नाम है, इंडोनेशिया में। उसके बाद चेना जो है, चेना ये श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि का नाम है। कहाँ पर? श्रीलंका में, श्रीलंका में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। कुमारी जो है ये तमिलनाडु में कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहा जाता है। रोका कहाँ कहा जाता है? तो ब्राज़ील के स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। क्वेश्चन रहेगा कि ब्राज़ील के स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो रोका कहते हैं। लद्दाख अभी देखें इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। उसके बाद इंडोनेशिया के बाद एक और देश का नाम याद रखिएगा, मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को, इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लद्दाख कहा जाता है। ध्यान रखना इन दोनों बातों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र, गंगा सिंधु का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी का क्षेत्र, केरल तथा तमिलनाडु का। तो जैसे इसमें एक मैप बना लेना आप लोगों को, क्योंकि मैप से याद रखिएगा तो वो जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाता है और ज़्यादा देर तक याद रहती है। ये तत्काल जैसे भी है, ये भला बुरा एक मैं मैप बना रहा हूँ, एक मैप बना रहा हूँ। ये भारत का मैप हो गया। यहाँ पर अगर कृष्णा गोदावरी की बात करें, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, तो सबसे पहले इसको होल्ड रखते हैं। गंगा सिंधु की बात करते हैं, इधर से एक नदी निकलती है गंगा, और दूसरी नदी इधर से यहाँ से सिंधु निकलती है। और ये जो पूरा एरिया होता है ये गंगा सिंधु का एरिया होता है। ये गंगा और सिंधु का एरिया होता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इधर धान उतना नहीं उपजता है। उत्तर पूर्वी का क्षेत्र जैसे देखे तो स्थानांतरित कृषि होता है इसमें, कि फसल को एक जगह से जला के, मतलब जो वहाँ के पेड़ को और वहाँ के पौधों को जला करके जो है खेती की जाती है, उसमें उतना उपजाऊ नहीं होगा। ये भी एरिया नहीं होगा। कहने का मतलब जो है उत्तर पूर्वी का भी क्षेत्र नहीं होगा। केरल तथा तमिलनाडु, केरल तथा तमिलनाडु, ये हो गया तमिलनाडु का एरिया, ये है केरल। इन दोनों में भी खेती होता है, ऐसी बात नहीं धान की खेती नहीं होता है। आप लोग बताएंगे यहाँ की स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? अभी आप लोग देखे थे तमिलनाडु के स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है। और यही समुद्र में है एक अलग देश श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका, श्रीलंका, जिसकी खेती स्थानांतरित कृषि को चेना कहा जाता है, याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोदावरी डेल्टा। क्या हो जाएगा? गोदावरी डेल्टा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोदावरी डेल्टा कहाँ है? तो इधर से एक नदी गोदावरी आई और दूसरी नदी यहाँ से
कौन सी गई, तो ये जो है कृष्णा गई। और इन दोनों का जो एरिया होता है, ये एरिया जो होता है काफ़ी धान उपजने के कारण इसे क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो लास्ट में आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश के तरफ से मैं सुरेश कुमार अहाँ सब गोटे के धन्यवाद देते छी। और मैं इतना ही कहूँगा कि आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2026, चाहे आपका अंग्रेजी विषय हो इंटर में, या फिर इतिहास रखे होंगे आप, या भूगोल ही क्यों नहीं रखे होंगे, जैसे ये भूगोल का क्लास है, या फिर पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स रखे होंगे, होम साइंस रखे होंगे, या साइकोलॉजी रखे होंगे। इन विषयों में से हिंदी मैथिली भी संगे संगे होता है, हिंदी का भी क्लास होगा और मैथिली का भी क्लास होगा। इन विषयों में से आप कोई विषय अगर रखे होंगे तो निश्चित तौर पे आप सभी लोगों के लिए ये चैनल आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश, जिसमें सारे विषयों का क्लास लाइव और आपको रिकॉर्डिंग दोनों दिया जाता है। आप लोग यहाँ से जा करके क्लास को एक से अधिक बार पढ़िएगा तो आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, सर क्वेश्चन का पीडीएफ दे देते हैं, तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए, और जो ग्रुप बनाया गया उसमें आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं उस ग्रुप में आपका नंबर जोड़ दूंगा, और जब भी पीडीएफ भेजा जाएगा तो आप तक भी वो पीडीएफ पहुंच जाएगी। तो आप सभी से मैं सुरेश कुमार पुनः विदा लेता हूँ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।